वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एवं कल्चर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक आप टेट, सुपर टेट, केवीएस, इसके साथ साथ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में आपके कला संस्कृत से संबंधित प्रश्न जीके या स्टैटिक के माध्यम से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, बी है मध्य प्रदेश में, सी है राजस्थान में और डी है महाराष्ट्र में। तो खजुराहो के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं वे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और मध्य प्रदेश के साथ साथ आप याद रखेंगे कि ग्वालियर में ही आपके क्या स्थापित किया गया है, तो ग्वालियर में आपके तानसेन की समाधि स्थापित की गई है। और तानसेन जो पुरस्कार है वह ग्वालियर सरकार के द्वारा यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट है कि पुरी में रथ यात्रा किसके नाम से आयोजित की जाती है। तो पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है और किसके नाम से निकाली जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि इस नगरी का नाम ही उनके नाम पे पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भगवान जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी आपने कई बार सुन रखा होगा। तो किसके सम्मान में ये यात्रा निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ के संबंध में। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है कि बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा महाराष्ट्र में आपके लावड़ी मनाया जाता है, महाराष्ट्र में लावड़ी मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है और बिहू आपका असम में मनाया जाता है। और बिहू भी आपका 3 प्रकार से मनाया जाता है, कह सकते हैं अलग अलग मौसमों में आपके ऋतुओं में मनाया जाता है। जैसे आपके बिहू भी कितने होते हैं, तो माघ बिहू होता है, काती बिहू होता है और भोगाली बिहू होता है। तो ये जब चावल की फसल कटती है उस समय ये लोग भोगाली बिहू मनाते हैं, क्योंकि चावल कट के घर आ जाता है और ये एक अच्छी खासी दावत करते हैं जिसमें अपने सगे संबंधियों को बुला करके चावल से विशेष प्रकार के व्यंजन बना करके खाते हैं। तो ऐसे ये 3 प्रकार के जो है बिहू अलग अलग समय में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है आंध्र प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो कोणार्क जो है आपका यह स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उड़ीसा में। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह बनवाया किसने था, यदि यह आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे कि इसे बनवाने वाले थे कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण फर्स्ट के द्वारा कोणार्क मंदिर को बनवाया गया था। और इस कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न को भी अच्छे से जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा। ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आपके सामने कुछ नृत्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। जैसे भरतनाट्यम जो है आपका कहाँ पर किया जाता है, तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथकली केरल में और ओडिसी कहाँ किया जाता है, तो उड़ीसा में। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ए का फोर्थ आपका मात्र ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो विकल्प ए आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे। ऑप्शन ए है कल्हड़, बी है मैत्री, सी है कालिदास, डी है पाणिनि। तो संस्कृत भाषा व्याकरण का लिखने का जो श्रेय है वह सबसे पहले गया है पाणिनि को। पाणिनि जी के द्वारा संस्कृत भाषा व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो उसका नाम है अष्टाध्यायी। ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, किसने लिखी है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि कल्हड़ में क्या वर्णित किया गया है, तो इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन कल्हड़ के द्वारा किसमें किया गया है, तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी नामक पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक का क्या नाम है, राज तरंगिणी। ये दोनों पुस्तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी पुस्तक में किया गया है, जबकि संस्कृत व्याकरण का प्रथम जो है ग्रंथ जिसे पाणिनि के द्वारा लिखा गया है उसका नाम अष्टाध्यायी है। और कालिदास की रचनाएं तो हम सभी जानते हैं, जैसे मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, कालिदास की हैं। अगले प्रश्न के क्रम में चलते हैं तो प्रश्न आ जाता है कि तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए है गुड़ी पड़वा, सी है ओणम और बिहू, डी है पोंगल। तो तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है, पोंगल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो फिर ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल में मनाया जाता है जी। बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। तो ये सारे ही आप जो है अच्छे से याद रखें। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट आता है कि दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है।
नहीं किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है लाल किला, बी है हुमायूं का मकबरा, सी है कुतुब मीनार और डी है जंतर मंतर। देखिए यहाँ पर दिल्ली का पूछ रहे हैं, दिल्ली का, तो ऑप्शन ए है लाल किला शामिल किया गया है, हुमायूं का मकबरा ये भी शामिल किया गया है, ऑप्शन सी है आपका कुतुब मीनार ये भी शामिल की गई है, जबकि जंतर मंतर, दिल्ली का जंतर मंतर शामिल नहीं किया गया है। तो फिर कहाँ का शामिल किया गया है? ये आपका एक और जंतर मंतर स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है? आगरा में, उससे शामिल किया गया है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि राजतरंगी के लेखक कौन है। देखिए वही प्रश्न आपके सामने फिर से आ गया है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राजतरंगी के लेखक कौन है? कल्हड़। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगर बात की जाए अलबरूनी की, तो अलबरूनी जो है एक विदेशी था और जो किसके शासनकाल में आया था, इसे भी आप याद रखेंगे। ये आया था आपके अलाउद्दीन के शासनकाल में। कौन आया था? अलबरूनी आया था। हर्षवर्धन किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वेनशोंग। और ये वेनशोंग क्यों भारत आया था? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये भारत आया था और इसने एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना लिखी थी जिसका नाम था सीयू की। कौटिल्य की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, और इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र की रचना की। और इस अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो देखने में तो ये अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें वर्णन किया गया है कूटनीति का, राजनीति का। तो ऑप्शन डी आपका कौटिल्य ने किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र की। अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? अलाउद्दीन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? वेनशोंग आया था। इसकी रचना का क्या नाम है? तो सीयू की। कल्हड़ की रचना का क्या नाम है? तो राजतरंगी। इसमें किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर के इतिहास का। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं संबंधित हैं, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जैन धर्म से, बी है बौद्ध धर्म से, सी है हिंदू धर्म से, डी है सिख धर्म से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आ जाता है कि गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई। ये प्रश्न मैं कई बार बता चुकी हूँ और यकीन मानिए ये प्रश्न पूछा भी बहुत बार गया है कि गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां किस काल में प्रकट हुई। ऑप्शन ए है मौर्य काल में, बी है कुषाण काल में, सी है गुप्त काल में, डी है हर्ष काल में। यहाँ पर जो प्रश्न बताऊंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि गांधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। इसके साथ आप याद रखेंगे कि गुप्त काल में किसका उदय हुआ था? तो मंदिर बनाने की। ये बार बार पूछा जाता है कि मंदिर बनाने की जो कला का विकास है वह किसका शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। और इसके साथ ही जो गुप्त काल है उसे सांस्कृतिक इतिहास के धरोहर काल के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? जो भील हैं इनके प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम? ऑप्शन है आपके सामने गवरी, बी है स्वांग, सी है तमाशा, डी है रम्मत। तो जो भील लोग एक प्रसिद्ध नाटक करते हैं उसे गवरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई है वह क्या है? तो मनुस्मृति में किसकी चर्चा की गई है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है राजनीति, सी है कानून, डी है कला। तो देखिए राजनीति का वर्णन किसमें किया गया था? अर्थशास्त्र नामक, अर्थशास्त्र है नहीं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कौटिल्य के द्वारा किया गया था। और कानून व्यवस्था का जो वर्णन है वह किया गया था मनुस्मृति में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है कि 1 जुलाई 2012 को यूनेस्को द्वारा भारत के किस भाग को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो ऑप्शन है आपके सामने पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, सी है कोंकण रेलवे और डी है मानस वन्यजीव क्षेत्र। तो वर्ष 2012 में 1 जुलाई को यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है कि केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे क्या थे प्रसिद्ध? प्रसिद्ध नर्तक थे, चित्रकार थे, कवि थे या गायक थे? तो राजा रवि वर्मा केरल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आ जाता है राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अरे हैं? अरे मतलब कितनी
उसमें तीलियां हैं, तो ऑप्शन ए है 22 है, सी बी है 18 है, सी है 24 है या डी है 14 है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं और यह क्या संकेत करती हैं, तो यह 24 घंटे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने की ओर संकेत करती हैं। यह व्यक्ति को दर्शाती हैं कि हमें 24 घंटे अपनी प्रगति, अपनी उन्नति के लिए कार्यरत रहना चाहिए, अपने देश की सेवा के लिए 24 घंटे जो है तत्पर रहना चाहिए। अब हम अपनी उन्नति करेंगे, इसका अर्थ क्या है, हम देश की उन्नति करेंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति करने लगे तो इस प्रकार क्या होगा, पूरे देश की उन्नति होगी। तो ये 24 घंटे जो है ये तीलियां हमें क्या प्रदर्शित करती हैं, 24 घंटे में कार्यरत और प्रगति की ओर उन्मुख करती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है कि शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है आपका संतूर, बी है सितार, सी है सरोद, डी है बांसुरी। तो हरिप्रसाद चौरसिया यदि पूछा जाता तो वो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनका संबंध किससे है, संतूर वादन से है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि संयुक्ता पाणिग्रह का संबंध किससे है। तो ये कौन है, प्रसिद्ध ऑप्शन ए भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, कथक की नृत्यांगना है, मणिपुरी की नृत्यांगना है, ओडिसी की। तो संयुक्ता पाणिग्रह बहुत ही प्रसिद्ध भरतनाट्यम की नृत्यांगना है और ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि पपेटी किसका त्यौहार है। पपेटी किसका त्यौहार है। ऑप्शन ए है पारसी लोगों का है, बी है जैन का है, सी है सिख का है, ऑप्शन डी है बौद्ध का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पपेटी त्यौहार कौन लोग मनाते हैं, पारसी लोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पारसी धर्म में ही आपके एक और त्यौहार मनाया जाता है जिसे कहते हैं नवरोज। तो यह नवरोज उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, पारसी धर्म में मनाया जाता है। और इसको प्रारंभ किसने किया था, तो बलबन के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि पेकिंग किस धर्म का स्थल है। पेकिंग किस धर्म का स्थल है। 1 सेकेंड। हाँ, पेकिंग किस धर्म का स्थल है। ऑप्शन ए है ताओवाद, ऑप्शन बी है सिंतोवाद और सी है कन्फ्यूजनवाद। देखिए कन्फ्यूज आ ही गया ये, तो पेकिंग जो है धर्म कन्फ्यूज। ऑप्शन डी है यहूदीवाद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पेकिंग किस धर्म का स्थल है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कन्फ्यूजनवाद। देखिए जिसे भी कन्फ्यूजन है धर्म में, जिस किसी भी धर्म में कन्फ्यूजन है वो क्या कर लें, अपनी पैकिंग कर लें, उन कन्फ्यूजनीवाद के धर्म स्थल पर निकल लें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला है आपका सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत किसने लिखा था। ये नहीं पूछा है किसने गाया था। जब पूछा जाता कि गाया किसने था तब आपका आंसर अलग होता, और पूछा गया है कि आंसर में लिखा किसने है, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा, ये लिखने वाले कौन थे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद इकबाल। और इसे गाया किसने था, तो इसे गाया था रामशाद बिस्मिल ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितने आरे होते हैं। प्रश्न रिपीटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 24 आरे होते हैं। अगला प्रश्न है कि सांग का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है मणिपुर का है, बी है झारखंड का, सी छत्तीसगढ़ का है, डी है हरियाणा का। तो हरियाणा के भैया क्या आते हैं, बहुत सांग आते हैं, बहुत गाने आते हैं। तो हरियाणा की प्रसिद्ध आपकी एक नृत्यांगना भी है और अब उनका नाम आप खुद ही समझ गए होंगे। तो हरियाणा में क्या है, सॉन्ग है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सॉन्ग एक लोक नृत्य है, कहाँ का, हरियाणा का। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है कि किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। ऐसा कहने वाले कौन व्यक्ति थे। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है मोहनचंद करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और डी है राधा कृष्णन। तो सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यानी सत्य को ही तत्व मानने वाले और सत्य को ही ईश्वर मानने वाले कौन थे आपके, वह थे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने एक और नारा दिया था जो कौन सा था, तो सत्य अहिंसा का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 1939 में, बी है 40 में, डी है 59 में और डी है 69 में। तो दूरदर्शन की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी वर्ष 1959 में, यानी कि 1959 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है वह है कि
डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात का, बी है असम का, सी है झारखंड का, डी है महाराष्ट्र का। तो डांडिया अगर आप सभी देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो अच्छे से जान गए होंगे कि ये डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुजरात का। यहाँ पर आज के हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आई होप कि आज आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।